पिछले क्वेश्चन की तरह वही फार्मूले देखते हैं हम। तो स्केलर का यदि हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही आता है। इसी प्रकार से यदि दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वेक्टर आता है। वेक्टर और वेक्टर का यदि हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर आता है। वेक्टर को प्लस माइनस करेंगे वेक्टर से तो वेक्टर ही आएगा। स्केलर का प्लस माइनस करेंगे स्केलर से तो स्केलर ही आएगा। और स्केलर का मल्टीप्लाई स्केलर से करेंगे तो भी स्केलर ही आएगा। तो इन्हीं रूल्स को हमें फॉलो करना है इनमें। तो फर्स्ट है टेम्परेचर। तो यदि आप अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करवाते हैं किसी डॉक्टर से तो उसमें किसी एक डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। डॉक्टर ऐसा कुछ नहीं कहता है कि आप इस डायरेक्शन में बैठिए तभी आपका मेजरमेंट कर पाऊंगा मैं। इसका अर्थ ये है कि टेम्परेचर को नापते हुए डायरेक्शन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, नहीं देते हैं, इसलिए टेम्परेचर हुआ आपका स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट है प्रेशर। तो प्रेशर मान के चलिए आपके पास कोई बर्तन है और इस पर कोई लिक्विड भरा हुआ है। तो यदि लिक्विड के द्वारा हम बात करें तो लिक्विड के द्वारा हम देखिए प्रेशर का फार्मूला होता है। तो हम देख सकते हैं कि जो लिक्विड है ये इस बर्तन के इस तरफ भी फोर्स लगाएगा, इधर भी फोर्स लगाएगा, नीचे भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, अर्थात हर ओर ये फोर्स लगाएगा। अर्थात इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इसलिए हम प्रेशर को बोलेंगे कि प्रेशर भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है। या फिर आप किसी गैस को ले लीजिए, मान के चलिए ये बंद क्लोज कंटेनर है और इस पर गैस भरी हुई है। तो ये गैस इधर भी फोर्स लगाएगी, इस दीवार पर भी फोर्स लगाएगी, इधर भी लगाएगी, ऊपर भी लगाएगी, आगे पीछे भी लगाएगी। अर्थात किसी भी फिक्स डायरेक्शन पे ये फोर्स नहीं लगाएगी। और जब डायरेक्शन ही फिक्स नहीं है अर्थात इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। तो इस तरह से प्रेशर आपका स्केलर क्वांटिटी है। इम्पल्स की बात करें तो इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स को यदि हम आई से रिप्रेजेंट करें तो इसका फार्मूला होता है एफ इंटू टी। अब टी एक स्केलर क्वांटिटी है, एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर का वेक्टर में करेंगे तो देखिए यहाँ से ये वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। अर्थात इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमें एक वेक्टर अभी तक मिला है। टाइम की बात अभी हमने की थी। तो टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। घड़ी को आप किसी भी दीवार में लगाइए, कोई इफेक्ट नहीं आता है, कहीं भी रखिए। तो टाइम को मेजरमेंट करते समय डायरेक्शन पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। पावर पे आते हैं। पावर का फार्मूला आपने पढ़ा होगा W/T, वर्क अपॉन टाइम। वर्क एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट है टोटल पाथ लेंथ। अब टोटल पाथ लेंथ के लिए देखिए आप यहाँ पर चले 3 मीटर, इधर चले 4 मीटर, इधर चले 5 मीटर, तो टोटल कितना चले आप? तो टोटल चले आप 3, 4, 7, 5, 12 मीटर आप टोटल चले। अर्थात आपकी जो पाथ लेंथ है वो कितनी आ गई? 12 मीटर आ गई। अर्थात इस पर भी हमने डायरेक्शन नहीं देखा। यदि ये यहाँ पर पूछता कि डिस्प्लेसमेंट बताइए तो हम फाइनल और इनिशियल को देखते, अर्थात सीधे हम यहाँ पर देखते इसको, ना कि इसके पाथ को, तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती। पर टोटल पाथ लेंथ यदि पूछ रहा है तो इसमें हमें टोटल ऐड करना है, वो भी एक स्केलर की तरह ऐड करना है, तो ये स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। तो टोटल पाथ लेंथ है आपका स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी तो अभी बात किए थे कि वर्क और एनर्जी, देखिए वर्क और एनर्जी लगभग एक ही होते हैं। तो वर्क का भी कोई डायरेक्शन नहीं लेते हैं, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है। और इसी प्रकार से एनर्जी भी एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो एनर्जी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। या फिर आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो वर्क है यहाँ पर देख लीजिए, वो एफ डॉट प्रोडक्ट होता है डी से। और डॉट प्रोडक्ट का भी बताया था हमने
कि जब वेक्टर, देखिए एफ भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। तो इस प्रकार से वर्क भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कोई सा भी हो, ग्रेविटेशनल हो, इलेक्ट्रिकल हो, तो पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो पोटेंशियल है अर्थात V, वो W/m होता है ग्रेविटेशनल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए W/Q होता है। तो W भी स्केलर है और मास भी स्केलर है, अर्थात ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो ये आपका सरफेस है, इस पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रख रखा है और ये रफ सरफेस है, तो यदि इसको आप इस तरफ खींचते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगता है, यदि आप इसको अपोजिट में खींचते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में उसके लगेगा। तो पढ़ा होगा आपने फार्मूला। तो फ्रिक्शन होता है आपका μn, तो F जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है अर्थात फोर्स है, और N भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, नॉर्मल रिएक्शन है। तो हमने देखिए यहाँ पर पढ़ा है कि स्केलर का वेक्टर में करेंगे तो वेक्टर ही आएगा, अर्थात म्यू जो है वो आपका स्केलर है, तो स्केलर का n वेक्टर से करेंगे तो इसका आंसर वेक्टर ही आएगा। तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी, पर म्यू कांस्टेंट होती है, अर्थात इस सरफेस के लिए कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। यदि आप दूसरा कोई सरफेस लेते हैं तो दूसरी कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, बट ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि इधर यदि इस बॉडी को चलाते हैं तो भी वही म्यू लेंगे हम, अर्थात वही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूज करेंगे, और यदि इस बॉडी को हम इस डायरेक्शन में चलाते हैं तो भी वही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूज, जो कांस्टेंट नंबर है उसी का यूज करेंगे, किसी भी डायरेक्शन में इसको चलाएं हम, ठीक है। और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। चार्ज में भी कोई डायरेक्शन नहीं लेते हैं, जैसे बैटरी का चार्ज है, अब +2 वोल्ट की बैटरी है, -2 वोल्ट की बैटरी है, जो भी है, तो उसमें कुछ चार्ज होगा, और तो कितनी एनर्जी उस बैटरी के अंदर मिली हुई है, तो हम उस पर ये नहीं ध्यान देते हैं कि डायरेक्शन क्या है। बैटरी तो बैटरी है, आप किसी भी प्रकार से किसी भी डायरेक्शन में अपनी टॉर्च रखिए, किसी भी डायरेक्शन में घड़ी लगाइए और उसमें बैटरी लगा दीजिए, तो वो सेम ही काम करती है, अर्थात चार्ज पे डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता है।